तो आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता, हाल ही में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया है। उस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या चीज़ महंगी हुई है, क्यों ये बजट सुर्खियों में रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से विश्लेषण आप लोगों को जान के दूंगा। देखो, बजट जो है शब्द इंग्लैंड भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चमड़े का छोटा सा थैला। अब क्या है, जो बजट पेश किया जाता है, जो मंत्री अपना बजट पेश करते हैं संसद में जाकर, ठीक है, कैबिनेट में, तो उसमें क्या होता है, अब तो चिप के माध्यम से पेपर लेस बजट ले आते हैं। एक चिप ले उसमें पूरा शो करा देते हैं, या थोड़े पेपर उनके माध्यम से शो करा देते हैं। पहले एक थैला चलता था, उस थैले का नाम था बजट। तो उसी के नाम पर अभी हम लोगों ने आदर मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है और भी चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी माध्यम से बजट पेश करने लग गए हैं। तो इस बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखो, बजट क्या है, बच्चे इस बजट को समझ नहीं पाते। अर्थव्यवस्था क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, क्या होता है, इसके भाषा में इसको बच्चे में समझ में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि किताबों में नहीं समझ पाते, ना नॉर्मली समझ पाते हैं। तो मैं इस बजट को, इस अर्थव्यवस्था को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए या कोई इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी सिर्फ बजट पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जो बजट आया है, केंद्रीय बजट 2022 और 2023 का बजट है। ये बजट सुर्खियों में क्यों रहा है? ये बजट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें कुछ 2-4 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस सुर्खियों के बारे में हम पता करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है ये बजट? पहला पॉइंट है इसका, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का ये 4था बजट पेश किया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने कार्यकाल का ये 4था बजट है उनका, इसलिए ये थोड़ा पहला जो है बजट सुर्खियों में रहा है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इसका, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर जोर दिया गया है। जो हमारे भारत के युवा हैं, महिला हैं और किसान हैं, उन पर अधिक काम किया जाएगा। मतलब क्या है, युवाओं को रोजगार देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, किसान, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण बनाना, उनको भी आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, और किसानों को आईटी क्षेत्र से जोड़ना, उनको टेक्नोलॉजी तरीका से फसल कराना या खाद के लिए अन्य तरीके उपयोग बताना, इन चीज़ों पर बल दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट रहा है इसमें, वित्तीय 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का अर्थ ये है, जो हमारे भारत की जो जीडीपी है उसका 6.4%, जीडीपी का 6.4% हमारे पास राजकोषीय घाटा होना चाहिए, ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है इसको बताता हूँ। जो हमारे साल भर में, एक साल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों से जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी। अब 3 क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कि अर्थव्यवस्था आई है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ उसको। इसके लिए मैं पूरी तरह से एक वीडियो लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स की, या इकोनॉमिक्स का सिलेबस चलाऊँगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर करा दूंगा। एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था जो लिखी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जो प्राकृतिक में नेचुरल प्रगति, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, जो प्रगति होती है ना, उसमें जो हम व्यापार करते हैं, जैसे खनन है, खनन जानते हो किससे कहते हैं? जैसे कि बालू, मिट्टी, ये सब खनन में आता है, कोयला, ये सब खनन में आएगा। खनन, कृषि, जो हम खेती करते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। वन, पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं, ये इसका हम लकड़ी वगैरह इसका व्यापार करें तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र है। जो प्राकृतिक रूप से जो हमें वस्तु प्राप्त होती है जिसका भी व्यापार कर रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्या होता है? जैसे उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, जो धंधे वगैरह करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं अर्थव्यवस्था के। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आती है? समस्त सेवाएं, जैसे कि परिवहन, हम आने जाने का वाहन होता है वो, उसको जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें हम सुविधा मिलती हैं, स्कूल हैं वो हैं, ठीक है, जहाज रानी, ये सारे क्या आते हैं, बैंकिंग वगैरह, वो तृतीय क्षेत्र में। अब इन सारे क्षेत्रों से जो हमें एक साल में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो पैसा होता है, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। अब सरकार ने कहा है, इसमें पॉइंट रखा है, जीडीपी का 6.4% लाने का लक्ष्य है राजकोषीय घाटा। हमारे पास जीडीपी का 6.4% होना चाहिए राजकोषीय घाटे।
चौथा पॉइंट इसमें दिखा गया है, सुर्खियों में इसलिए रहा है, जो जीडीपी है भाई 9.27 रहने की उम्मीद है। इस बार जो हमारी भारत सरकार की जीडीपी है 9.27% रहने की उम्मीद रखी गई है। ये तो इस वजह से ये 4 पॉइंट थे, इस वजह से ये सुर्खियों में रहा है। अब अच्छा, भारत सरकार ने या हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इन किन किन पर टैक्स लगाया है और कितना कितना टैक्स लगाया, किस तरह से लगाया, इसके बारे में बताएंगे। आप देखो इस बजट में कराधान किन किन पे लगाया गया। देखो कराधान क्या होता है, टैक्स बोलते हैं कर को। पहला पॉइंट है आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं है। आयकर स्लैब जानते हो, जो हम पैसा पैदा करते हैं उनको बोलते हैं इनकम। एक साल में हमारी इतनी इनकम है, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता था वो, या पहले जो किसी चीज़ हम लेके आते हैं मार्केट, उस पर जो टैक्स लगता था वो सेम रहेगा। इसमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है कर में। दूसरा पॉइंट है इसमें, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है, इस बार बजट में जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं उन पर जो टैक्स लगता था 10% लगता था, अब उसकी सीमा 10% बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 14% की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% कर लिया जाएगा। मतलब कहने का डिजिटल संपत्ति क्या होती है, देखो डिजिटल संपत्ति बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पैसा होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस। आपने देखो हाल ही में इसका बहुत बड़ा क्रेज है, युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ऑनलाइन जो पैसा खरीदते हैं हम, ठीक है, बिटकॉइंस के माध्यम से या डॉलर के माध्यम से, तो ये क्या होता है, ऑनलाइन ही खरीदते हैं ऑनलाइन ही बेच देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पैसा, इसी को बोलते हैं डिजिटल संपत्ति। अब इस पर किसी ने लाभ कमा दिया, उस लाभ कमाने पर उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ये भारत सरकार ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है। पता है इसमें हाल ही में, इससे आपने देखा होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक बिल ला रहे थे वो, और इस वजह से इन सभी ने इसी का विरोध किया, और फिर अभी हाल ही में बिटकॉइंस या डिजिटल संपत्ति पर कोई बिल नहीं आया है, ठीक है, अभी कोई कानून नहीं बना है। चलिएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट रखा उन्होंने, कारपोरेट सरचार्ज 12% घटाकर 7% किया जाएगा। मतलब जो कारपोरेट जो काम चल रहे हैं उन पर जो टैक्स चल रहा था उसमें 12% चलता था, अब उसको कम कर दिया गया, 7% कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने विभिन्न प्राप्तियों में कितनी हिस्सेदारी रही है। कहने का भारत सरकार की किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी प्राप्तियां रही हैं, हमें कितनी कितनी हिस्सेदारी है किन किन क्षेत्रों में, वो मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। चलिएगा देखिएगा, अब सरकार ने कुल प्राप्तियों में विभिन्न हिस्सेदारी कितनी कितनी रखी है। चलिएगा देखते हैं। उधार और अन्य देताओं में भारत सरकार ने अपना 35% रखा है, जीएसटी में 16% की हिस्सेदारी रखी है, निगम कर में 15% की हिस्सेदारी रखी है, आयकर में 15% की हिस्सेदारी रखी है। देखो निगम कर, जीएसटी, आयकर, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। अभी इसके ऊपर मैं पर्सनली वीडियो बना दूंगा, सारा जो जितने भी कर रहे हैं वो सारा एक बार मैं पर्सनली इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा और उसमें सारी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें अर्थव्यवस्था बता दूंगा, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क कर, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीज़ें डिफाइन कर दूंगा। अभी सिर्फ एक दो समझ लीजिए किन किन पर कितनी हिस्सेदारी, किस इस बजट में कितना कैसा क्या रहा हुआ है, ठीक है। पर इसको समझ लीजिएगा, जो उधार और अन्य देताओं 35%, जीएसटी में 16%, निगम कर में 15%, आयकर में 15%, केंद्र उत्पादन शुल्क, ठीक है, जो उस पर रहा 7%। देखो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो रहता है इकोनॉमी से प्राप्त होती है वो केंद्रीय उत्पादन शुल्क और निगम कर पर रहती है, ठीक है। और कस्टम में 5% की हिस्सेदारी, और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां उस पर 2%। गैर जानते हो, गैर मतलब जो भारतीय संस्था में सरकारी न होगा, जो प्राइवेट होती हैं उन पर 2%। इन इतने पार्टों में भारत की हिस्सेदारी रही है, इतने % रही है, ठीक है। अब देखो भारत सरकार इस साल 2022 के बजट में कितना किस पर खर्च करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ब्याज भुगतान उस पर 20% खर्च करेगी, करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा 70%, ठीक है, उस पर 70% खर्च करेगी। अच्छा ये बताओ कर और शुल्क में क्या डिफरेंस होता है। दो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे अभी ये नहीं पता, बच्चे ये समझते हैं कर भी एक ही बात है, कर या शुल्क सब एक ही बात है। हाँ इंग्लिश में इनका मतलब एक ही होता है, परंतु शुल्क अलग होता है, कर अलग होता है।
कर को बोलते हैं जिसको हम सीधे सरकार को दें और उसके बदले हमें कुछ ना मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं कर। और शुल्क बोलते हैं जिसके बदले हम पैसा सरकार को दें उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिले। जैसे कि आपने देखा जो आप बच्चे फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए तो उसमें शुल्क लिखा आता है 500 रुपया शुल्क, उसमें कर कभी नहीं आता, क्योंकि शुल्क इसलिए लिखा होता है कि जैसे कि आपने फॉर्म डाला, पेपर देने जाते हो तो कॉपी मिलती है लिखने के लिए, ठीक है, एडमिट कार्ड आता है, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिला है भारत सरकार से, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ मिला है, उसको बोलते हैं कर। आप स्कूल में पढ़ते हो सभी को टाई बैंड मिलती है, आपको कार्ड मिलता है या जो भी मिलता है उस पर शुल्क लिखा है 50 रुपये शुल्क इतना है या इसका शुल्क इतना है, तो उस पर शुल्क लिखा होता है। शुल्क के बदले में हमें कुछ ना कुछ मिले वापस, उसको बोलते हैं शुल्क। और कर क्या होता है, जो हम भारत सरकार को दे दें उसके बदले हमें कुछ ना मिले, उसको बोलते हैं कर। चलेगा, तो करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना % रहेगा, 70% उसमें खर्च करेगा। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, जो केंद्र में केंद्रीय क्षेत्र में केंद्र सरकार जो स्कीम बनाएगी या जो भी क्षेत्र रहेंगे उसके, उसमें 70% 10% खर्च करेगा। जो भी मतलब वैकेंसी निकालना या कोई भी डेवलपमेंट करना भारत सरकार का, तो उस पर 10% रहेगा, खर्च करेगा। अन्य व्यय और छोटे मोटे खर्च हैं उस पर 9% खर्च करेगा। रक्षा पर जो हमारे फोर्स है उस पर 8% खर्च करेगा। सब्सिडी पे 8% खर्च करेगा और पेंशन पे 4% पर खर्च करेगा। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिएगा देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने इस बार इस बजट में क्या क्या नई पहल बातें रखी गई हैं। जो बजट आया उसमें नई नई बातें क्या हैं हमारे देश के लिए या हमारे देश के युवाओं के लिए या इस देश के कल्याण के लिए क्या क्या बात रखी गई हैं। देखो नई पहल लेकर आते हैं। इसमें बताया गया है RBI जो है वो इस बार डिजिटल रुपया जारी करेगा। आज RBI जो है इस बार डिजिटल रुपया, अभी जो बताया था ना डिजिटल संपत्ति, ऐसे ही डिजिटल रुपया आएगा जो जिसको इलेक्ट्रॉनिक पैसा कहते हैं, वो ऑनलाइन खरीदा जाएगा, ऑनलाइन ही बेचा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है 5 नदियों जोड़ो परियोजनाएं। इस बार 5 नदियों परियोजनाएं ये योजना लागू की जाएगी नई पहल में, जिसमें 5 नदी गोदावरी कृष्णा पन्नार कावेरी, ताप्ती नर्मदा और दमन गंगा पिंजाल, इस 5 नदियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इसमें ये नई पहल ये बताया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है PMDEBI योजना लागू की जाएगी। अच्छा, ये योजना होती क्या चीज़ है? प्रधानमंत्री के थ्रू एक योजना लागू की जाएगी। ये DEBI परियोजना है। इसके बारे में पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा पोर्शन है, ये क्या है ये सब समझा दूंगा, बस ये समझ लीजिए। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के तहत DEBI योजना लागू की जाएगी इस बार, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण काम किया जाएगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं कुछ और लागू की जाएंगी, जैसे कि महिला और बाल बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ अलग से योजनाएं और लागू की जाएंगी, जैसे कि मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति योजना जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाना। मिशन वात्सल्य महिलाओं और युवा पीढ़ी को रोजगार देना, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, मीन जो सक्षम आंगनबाड़ी है वो, और जो आपने देखा पोषण के लिए 2.0, ये योजनाएं लागू की जाएंगी। देखो अब जो नई पहल में आपने देख ही लिया क्या क्या योजना है हमारे देश के युवा के लिए, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। हाँ, बोल तो दिया है सरकार ने इस बजट में कि हम 5 लाख नौकरी निकालेंगे, कि 60 लाख पूरे 5 साल में 60 लाख निकालेंगे, पर मुझे नहीं लगता जैसे ये काम कर रही है सरकार उस तरह से हो सकता है। हाँ, कुछ मंशा होगी, शायद मुझे नहीं दिख रहा होगा। वैसे मैंने इस बजट को देखा है तो ज़्यादा प्रभावशाली ये बजट नहीं रहा है। चलिए इसमें और बात करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें महत्वपूर्ण आवंटन, अब ये पैसा जो भारत सरकार है, हिस्सेदारी देख ली हमने, किस किस से हिस्सेदारी कितनी कितनी रहेगी, कितना कितना कहाँ पे खर्च करेगी ये देख लिया। नई पहल क्या है वो देख लिया। अब भारत सरकार इस बार बजट में, ठीक है, वित्त मंत्रालय इस बार बजट में किस किस पे महत्वपूर्ण आवंटन, किस कितने पे कितना पैसा खर्च करेगा, किस किस को मतलब कहाँ ये पैसा देगा, देश के कल्याण के कहाँ यूज होगा। चलिएगा, जैसे मैं पहला पॉइंट रखा उन्होंने 2022 और 2023 में ग्रामीण जो गांव में और शहर में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के
में जो प्रधानमंत्री योजना के तहत ग्रामीण और शहरों में प्रत्येक घर, जब हम घरों की संख्या बता दी 80 लाख घरों के लिए 80 लाख परिवारों के लिए उन्होंने इस बार 48,000 करोड़ रुपया का बजट रखा है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री योजना के जन धन के तहत जो मकान बन रहे ना, जो 2.5 लाख की लोन मिल रही है, वही वाली लोन 80 लाख परिवारों को देने के लिए लक्ष्य रखा है। उसमें 48,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है प्रत्येक राज्य को 1 लाख करोड़ रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सौर मॉडल के तहत सौर मॉडल को मतलब सौर ऊर्जा को इनको प्लांट को सोलर सिस्टम को जारी करने के लिए तो इसमें 19,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी कुछ और पॉइंट है वो भी बताता हूँ, चलिएगा देखता हूँ। नेक्स्ट है देखिएगा, जैसे कि भारत सरकार किस किस में और पैसा कहाँ खर्च करती है, तो घरेलू उद्योग के लिए 68% खर्च करेगी। घरेलू जो उद्योग हैं, घर के छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, घर में जो काम होते हैं उस पर 68% खर्च करेगी। नेक्स्ट आता है नल से जल योजना, उस पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो कैन और बेतवा नदी है उनको जोड़ने के लिए देखो 5 नदियाँ उधर जोड़ दी, इधर एक जी नदी जोड़ दी, इनमें परियोजनाओं पर पैसा खर्च करेगी। अब भाई आप देख लीजिए ये बजट किस तरह से है, आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा इस बजट में किस तरह से मैंने बता रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, आपको सब चीज़ क्लियर होगा कि सारा सरकार कहाँ पे कितना खर्च कर रही है, कहाँ से कितना परसेंट यूज कर रही है, कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिएगा, और मनरेगा में इस बार मनरेगा पर ये 7300 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जबकि इससे पहले जो बजट आएगा था उस पर भारत सरकार ने 98,000 करोड़ रुपये खर्च किया। इस बार पहले बजट की अपेक्षा मनरेगा पर इस बार बजट में 25.5% की कम कर दिया गया है। ठीक है, और एक और काम करेगी इस बार, बहुत नया है, बहुत यूनिक काम किया है भारत सरकार ने इस बार बजट में, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जो डिजिटल विश्वविद्यालय IT क्षेत्र से जुड़ने वाले उस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब ये तो बजट के बारे में बात हो गई, नई पहल क्या नया क्या शुरुआत करेगी, कहाँ पे कितनी हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है, कहाँ पे कितना खर्च करेगी, क्या कितना इंक्रीज करेगी, क्या यहाँ डबल मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ का क्या खर्च करेगी, क्या क्या प्राप्त करेगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जो इसका निचोड़ निकल के आता है, देखिए वो और बताता हूँ आपको। जैसा कि CGTMSE में सुधार किया जाएगा, ये एक योजना है, वो आपको मैं बता दूं ये है क्या, उसमें सुधार किया जाएगा। पहले महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा काम है इसमें कृषि ग्रामीण को स्टार्टअप करना, मतलब कृषि क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र को स्टार्टअप का मतलब है जो कृषि को IT क्षेत्र जोड़ दिया जाएगा, जो खेती करने का एक दूसरा तरीका अपनाया जाएगा जिससे खेती ज़्यादा हो सके और कम लागत में कम मेहनत में ज़्यादा लागत प्राप्त करना। ग्रामीण को IT क्षेत्र जुड़ जाएगा, वहाँ पे भी हम हर सुविधा उपलब्ध करा सकते ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ये इसमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 200 TV चैनल की शुरुआत की है। इससे फायदा क्या है, हम मानते हैं IT क्षेत्र में हम लोग जुड़ रहे हैं, हर घर में मतलब IT क्षेत्र पहुँच रहा है, मानते हैं आत्मनिर्भर भारत बनना है, पर इसमें ये भी तो लॉस हो जाए क्योंकि हम देखा होगा क्योंकि जितना हम IT में घुस रहे हैं ना उसमें एक कमियाँ और होती जा रही है। क्या कि हम एक दूसरे जुड़ नहीं पाते हैं, हम अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं। हाँ, सीख तो जाएंगे हम IT से, तो घर बैठे सब चीज़ मिल जाएगी, परंतु हम एक दूसरे जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। परंतु ये इस बार भारत सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता के लिए 200 TV चैनल की शुरुआत की है। मुझे तो भाई ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस लगा इसलिए मैंने बता दिया अपनी बात, जो फीलिंग्स थी। अब आपको जो चीज़ लगे वो देख लीजिएगा। इसमें एक और बात किया गया है, विज्ञान और गणित के लिए 75 स्किलिंग E-लैब्स की स्थापना की जाएगी। मतलब विज्ञान और गणित के क्षेत्र के लिए 75 E-लैब, मतलब विज्ञान और गणित के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, 75 एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा बजट मैंने आप लोगों को आज समझा दिया। देखो हाँ, एक चीज़ तो और है, IT क्षेत्र जुड़ने से आज हम ऑनलाइन हर चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये कोरोना टाइम आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, उसमें हमने शिक्षा को IT क्षेत्र जोड़ दिया, तो आज हमने हर शिक्षा हर एक बच्चे तक हर जगह पहुंच गई।
जिस जगह से जाओ उस जगह शिक्षा आराम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा काम, देखो बहुत अच्छे, ज़्यादातर बहुत अच्छा ही है IT से तो जुड़ना, पर कुछ तो कमियां होती है हर किसी में, आपको भी पता है। तो आज मैंने सारा विश्लेषित रूप से आप लोगों को अपनी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में इस बजट को समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी। अब दूसरों तक नहीं पहुंचेगा तो उसको भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हमें हर किसी को दायित्व बनता है कि शेयर करें, जिससे कि इस बजट के बारे में सभी को पता चल सके। ठीक है, तो शेयर करने ना भूलिएगा और एक काम कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमियां हो या सुधार करना हो या कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख देना, जिसको मैं उसमें आपको बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।